अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़नी शुरू की थी। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने कंसोलिडेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पेरेंट का, कि पेरेंट किसे कहते हैं। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, पेरेंट किसे कहते हैं। हमने कहा था एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ नोट करते जाइएगा, ये मत समझिएगा रिपोर्टिंग के अंदर हमने थ्योरी नहीं पढ़नी। अब रिपोर्टिंग का ट्रेंड चेंज कर रहा है एग्जामिनर। पहले हुआ करता था कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही समझा जाता था, अब वो थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है एग्जामिनर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है। किसी भी तरह का सवाल एग्जामिनर पूछ ले, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, आपको सभी आते हैं। थ्योरी अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो पाएगा इंशाल्लाह। तो एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल कर रही है, एन अदर एंटिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है। एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स एन अदर एंटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट। दूसरी तरफ बच्चे हम लोगों ने वर्ड बोला ग्रुप। ग्रुप से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सब्सिडरी। जी बच्चे, एन एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है बाय एन अदर एंटिटी, जिसको कोई और एंटिटी कंट्रोल कर रही हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सब्सिडरी बोलते हैं। सब्सिडरी क्या होगी? एक ऐसी कंपनी जिसको कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही हो। ठीक हो गया। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, हमने कहा था लेट्स सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बच्चे बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% वोटिंग शेयर्स, याद है जी, वोटिंग शेयर्स, या हमने इसके साथ एक और वर्ड भी बोला था, ऑर्डिनरी शेयर्स, एक्वायर कर लिए। ए लिमिटेड ने 60% वोटिंग शेयर्स बी लिमिटेड के एक्वायर कर लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखें, अगर बी लिमिटेड ने कोई डिसीजन लेना है तो 60% वोटिंग का हक किसके पास है? ए के पास। मेजोरिटी राइट किसके पास हुआ? तो ए के पास तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ गई, ऐसा ही हुआ ना। तो इससे हम क्या कहेंगे? ए के पास बी का क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। तो हमने क्या बोला था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? ए के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ए क्या बन गई है? पेरेंट कंपनी। ए क्या बन गई? पेरेंट। और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल कौन कर रहा है? ए। किसको? बी को। तो बी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक बात समझ में आई?
एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही हो पेरेंट कंपनी कहलाती है। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उस कंपनी को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं पेरेंट प्लस सब्सिडरी। पेरेंट और सब्सिडरी को अगर हम कंबाइन करें तो इसे क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं ग्रुप। क्या वर्ड बोलते हैं? ग्रुप। पेरेंट प्लस सब्सिडरी। याद रहे हमारे सिलेबस में सिंगल सब्सिडरी है, अदरवाइज ग्रुप की पूरी इक्वेशन ये नहीं होती। ग्रुप की सही इक्वेशन ये है। ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज, क्योंकि एक से ज्यादा सब्सिडरीज हो सकती हैं, तो जितनी भी सब्सिडरीज होंगी उनको सबको सम करना है। पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज क्या कहलाएंगी? ग्रुप कहलाएंगी। तो पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रुप बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में आपको पता है सिंगल सब्सिडरी तक पूछेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कंसोलिडेशन है, तो इसी वजह से हम जो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? पेरेंट प्लस सब्सिडरी इज कॉल्ड ग्रुप। अदरवाइज सही इक्वेशन तो है पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक हो गया जी बच्चे। अब बच्चे यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। पेरेंट की अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी और इसी तरह से सब्सिडरी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। पेरेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसे हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे क्या बोलेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेरेंट जो अपनी किताबें बनाएगी, पेरेंट की किताबों को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो पेरेंट की अपनी किताबें हैं तो उसे बोलते हैं सेपरेट, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन। इसी तरह से सब्सिडरी की जो अपनी सेपरेट किताबें उसे क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया जाए, इन दोनों को सम कर लिया जाए, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पेरेंट उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब्सिडरी उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं, पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब हम जरा थोड़ी सी बात को अच्छे से समझना चाहते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट। याद रखना है लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? लीगल। लीगल रिक्वायरमेंट की बात मैं जो कर रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ? ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2017 की। उसने कहा कि पेरेंट अपनी जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो इसके साथ एडिशनल एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। उसने अपनी किताबें तो बनानी ही बनानी है, इसके साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है। सेपरेट सेपरेट बनानी है, दोनों बनानी है। अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अलग बनानी है और फिर कंसोलिडेटेड बनानी है। अब जब कंसोलिडेटेड बनानी है तो फिर कैसे बनानी है? शायद साहब ये बात बड़ी तवज्जो से सुननी है। अगर कंसोलिडेटेड बनानी है तो कैसे बनानी है? उसने कहा कंसोलिडेटेड बनाते हुए आपने ये नहीं समझना कि पेरेंट अलहदा एंटिटी है और सब्सिडरी अलहदा एंटिटी है। आपने ये अज्यूम करना है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है। क्या है? सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। सिंगल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या हुआ?
कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम ये नहीं समझेंगे कि पेरेंट की सेपरेट लीगल एंटिटी, हैसियत अलग है, सब्सिडरी की अलग हैसियत, हम ये नहीं समझेंगे। हम क्या समझेंगे? पेरेंट और सब्सिडरी दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही इकोनॉमिक यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ये समझना है कि सेपरेट सेपरेट है दोनों, बट जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर किस बेस पे बनाएंगे कि पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की हैसियत अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही इकोनॉमिक यूनिट है। तो अब मैं ये लिखने लगा हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सिंगल, हाँ शाबाश, ये बात अब आपने याद रखनी है, एज सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, एज सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक काफी हद तक बातें क्लियर हो गई। अब एक अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं। लेट्स सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर डाली। बी लिमिटेड में, सी लिमिटेड में एंड डी लिमिटेड में, 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर डाली। अच्छा, बी लिमिटेड में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की? हम कहते हैं 80% इन्वेस्टमेंट कर डाली, 80% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए। सी लिमिटेड के 40% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए। और इसके केस में 15% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए। अब आप मुझे बताएं, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 80% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर रहा है, बताएं क्या ये मोर देन 50% है या नहीं है? मोर देन 50% आ गया। अगर मोर देन 50% है तो बी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन गई? किसकी? तो ए बी के लिए क्या बन गई? पेरेंट, और ए की बी क्या होगी? सब्सिडरी। समझ आ गया? रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आया? अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर ले, तो इसका मतलब है कि जिसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स होंगे, वोटिंग राइट्स मौजूद होंगे, उसके पास कंट्रोल आ गया, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है, उसको हम बोलेंगे ये पेरेंट बन गई है। और जिस कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, उस कंपनी को हम बोलेंगे सब्सिडरी। इसको कंट्रोल किया जा रहा है। क्लियर हो गया? दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप है पेरेंट एंड सब्सिडरी का, और एक ही ग्रुप का हिस्सा बन गई। दूसरी तरफ 40% वोटिंग शेयर्स, क्या 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है? नहीं, बट एक कंडीशन तो याद रखिएगा, ये 20% से 50% के दरमियान में इन्वेस्टमेंट है जी। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? एसोसिएट का रिलेशनशिप कहलाएगा। ये रिलेशनशिप किसका हो गया? एसोसिएट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएं, 15% 50% से ज्यादा है? नहीं। क्या 20 से 50% के दरमियान में है? वो भी नहीं। इसको हम बोलते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट। आईएफआरएस 9 पढ़ाते हुए दोबारा ये डायग्राम डिस्कस करूंगा, तब डिटेल्ड में बताऊंगा कि सेपरेट किताबों में कैसे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। अभी फिल वक्त हम कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब है इस पे 2 स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। एक स्टैंडर्ड अप्लाई होगा आईएफआरएस 3
और दूसरा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा IFRS 10। 3 गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में बताएगा, 10 कंसोलिडेशन के बारे में बताएगा कि कंसोलिडेट कैसे कर, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके कैसे बनाना। सी लिमिटेड के केस में अगर हम डिस्कशन करें, सी के केस में IAS 28 अप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर हम डी की बात करें तो डी के केस में IFRS 9 अप्लाई हो जाएगा। अभी हमारा जो फर्स्ट टांस है, हमने सबसे पहले सिंपल कंसोलिडेशन में पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप पढ़ना है, फिर उसके बाद हम एसोसिएट के साथ वर्किंग देखेंगे। IFRS 9 सेपरेट टॉपिक है, उसको तो हमने पढ़ना ही अलग से, कोई मुश्किल बात तो नहीं। तो कंसोलिडेशन में हमारे कितने टॉपिक्स हो गए? 2 टॉपिक्स, पहला पेरेंट और सब्सिडरी का, फिर दूसरा एसोसिएट के साथ। और एसोसिएट के साथ जब भी डिस्कशन करेंगे तो सब्सिडरी भी साथ आ रही होगी, एक सब्सिडरी होगी और एक एसोसिएट होगी, कोई दिक्कत? तो हमने सबसे पहले किसकी डिस्कशन करनी है? पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस समझना। जी बच्चे, अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा साहब, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ए लिमिटेड ने 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर डाली। हम कहते हैं लेट्स सपोज एक कंपनी का नाम है बी लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 80% वोटिंग राइट्स या शेयर्स एक्वायर कर लिए, कोई मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 100% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए या वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लिया। जहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब सी लिमिटेड के 100% शेयर्स किसके पास हैं? ए के पास। आप मुझे बताएं, क्या ये इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा है या नहीं है? है। इसका मतलब सी लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी, और ए क्या हो गई? पेरेंट। कोई दिक्कत? बट इस केस में मुझे बताइएगा, क्या सी के सारे शेयर्स ए के कंट्रोल में नहीं है? ए की ओनरशिप में है। इसे हम कहते हैं ऐसी सब्सिडरी जो कि 100% पेरेंट के कंट्रोल में हो, उसे हम कहते हैं होली ओन्ड कंपनी। क्या वर्ड बोलना है? होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या वर्ड बोलेंगे? होली ओन्ड सब्सिडरी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, दूसरी तरफ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में क्या 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कम? ज्यादा। तो बी लिमिटेड क्या बन गई? किसकी? ए की। तो ए पेरेंट है और बी सब्सिडरी है। क्या इस केस में 100% ओनरशिप है? नहीं, लेस देन 100% है। कंट्रोल पूरा 100% नहीं है, लेस देन। अगर कंट्रोल लेस देन 100% हो, और शेयर होल्डिंग नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शेयर होल्डिंग लेस देन 100% का मतलब है 40% भी तो लेस देन 100% में आएगी ना, 30% भी तो लेस देन 100% में आएगी। नहीं, लेस देन 100% कंट्रोल। तो कंट्रोल आता ही 50% से ज्यादा पे आना साहब। अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी तभी कंट्रोल आएगा, उससे ज्यादा, उसके अलावा तो नहीं। एक्सेप्शन है इसकी कुछ, मैं उसके एक एक्सेप्शन आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, बाकी डिटेल में थ्योरी पढ़ते हुए, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी पढ़नी है, कोई एक वर्ड नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। देखिए, एतसला पीटीसीएल को सेल किया गया, किसने खरीदा?
एतस्सलाम। लेकिन शेयर होल्डिंग 50% से कम सेल की थी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्रोल भी सेल कर दिया था, कंट्रोल भी दे दिया। तो समटाइम ऐसा होता है कि शेयर होल्डिंग चाहे कम की हो लेकिन साथ हो सकता है कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाए, जरूरी नहीं है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब एग्जाम में आपको पेपर में सवाल आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो वो 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग पे ही आपको ये देखना है कंट्रोल है या नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट, उसमें हो सकता है आपसे एक्सेप्शन पूछ ले। अदरवाइज जब लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें हमेशा ऐसे ही एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या बी लिमिटेड के 100% शेयर होल्डिंग ए लिमिटेड के पास है? नहीं। तो इसे हम कहते हैं पार्टली ओन्ड, या इसे क्या बोलेंगे? पार्शली ओन्ड। तो इसके लिए क्या वर्ड बोला जाएगा? पार्टली या पार्शली ओन्ड। पार्शली ओन्ड सब्सिडरी या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी? कोई कंफ्यूजन? अब समझ आ गई है? तो सब्सिडरी दो तरह से हो सकती है, एक होगी होली ओन्ड या दूसरी पार्टली ओन्ड, या उसे पार्शली ओन्ड भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक बेसिक बातें समझ में आ गई हैं। एक्सेप्शंस अभी डिस्कस हमने नहीं की। हमने कंसोलिडेशन में दो स्टैंडर्ड्स पढ़ने, कौन कौन से? IFRS 3 एंड IFRS 10। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IFRS 3, उससे बात का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 3 में हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे। अच्छा, अब IFRS 3 काफी साइज में बड़ा स्टैंडर्ड है, बट हमारे सिलेबस में जितना हिस्सा है हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन के अंदर, पीस मील एक्विजिशन। पीस का क्या मतलब होता है? टुकड़ा। जैसे केक है ना, केक का एक पीस, रोजे की हालत में ऐसी बातें करना बहुत ही बुरी बात है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टुकड़ों में एक्वायर कर रही हो, जैसे उसने पहले 10% शेयर्स एक्वायर कर लिए, फिर 10% शेयर्स एक्वायर कर लिए, फिर 20% शेयर्स एक्वायर कर लिए, 40% हो गए, फिर 10% शेयर्स एक्वायर कर लिए, 50% हो गए, फिर 5% शेयर्स एक्वायर कर लिए, 55% हो गए। अब ये टुकड़ों में एक्वायर कर रही है, इसे कहते हैं पीस मील एक्विजिशन। अब IFRS 3 में जिक्र है इसका, बट हमारे सिलेबस में तो हमने पहले ही पढ़ा। हमारे सिलेबस में सिंपल कंसोलिडेशन, कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। अब IFRS 3 जितना हमसे रेलिवेंट है, जितना हमारे सिलेबस में है, हम इंशाल्लाह उतना ही डिस्कस करें, उससे ज्यादा बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं गुडविल की कैलकुलेशन की। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें 4 स्टेप प्रोसेस समझना। कितने स्टेप का प्रोसेस? 4 स्टेप प्रोसेस। तो हाँ साहब, समझ आ रही है? एक्टिव होकर बैठे होंगे? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। IFRS 3 सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट वन, स्टेप 1, आइडेंटिफाई हु इज द एक्वायरर। आपने आइडेंटिफाई करना है एक्वायरर कौन है। आइडेंटिफाई हु इज द एक्वायरर। जैसे अभी ऊपर वाली एग्जांपल में मुझे बताइएगा कौन एक्वायरर है? ए। शाबाश। किसको एक्वायर किया जा रहा है? 2 कंपनीज को, बी को भी और। तो एक्वायरर क्या हुआ? अब यहां पे वर्ड है पेरेंट, लेकिन IFRS 3 ने वर्ड क्या बोला हुआ है? एक्वायरर। जब हम जाएंगे IFRS 10 में तो क्या वर्ड यूज करेगा? पेरेंट सब्सिडरी। लेकिन IFRS 3 ने क्या वर्ड बोला? एक्वायरर। तब तभी वर्ड मैंने क्या यूज कर दिया? एक्वायरर। हसनैन साहब, बात क्लियर हो गई? पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई हु इज द एक्वायरर। आपने आइडेंटिफाई करना है हसीब साहब
एक्वायर किसने किया है? आपका नाम क्या? हसन साहब। बात क्लियर हो रही है? हसन साहब, हु इज द एक्वायरर? आइडेंटिफाई करना है हु इज द एक्वायरर। कोई कंफ्यूजन? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। स्टेप 2, determine the date of acquisition. Determine the date of acquisition. Acquisition का मतलब क्या है? जिस दिन खरीदा, वो जिस दिन खरीदा वो डेट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। आप डिटरमिन करें वो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या, आइडेंटिफाई करें डेट ऑफ एक्विजिशन क्या। कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी। जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा, बाय किया, वो डेट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। तो आपने एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आपने डिटरमिन करनी है डेट ऑफ एक्विजिशन। अभी तक 2 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई हु इज द एक्वायरर। आइडेंटिफाई हु इज द एक्वायरर। दूसरे नंबर पे डिटरमिन करनी है डेट ऑफ एक्विजिशन। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। थर्ड स्टेप, determine the fair value of net assets of subsidiary at acquisition डेट। अभी तक इतनी बात सिर्फ। डिटरमिन का मतलब है कैलकुलेट करनी पड़ सकती है हमें, कंप्यूट करनी पड़ सकती है, या डिटरमिन करनी है हमने। किसको डिटरमिन करना है? किसकी फेयर वैल्यू, और नेट एसेट भी किसके, और डेट किस पे। बातें पूरी हुई है? कितनी बातें और सारी इंपॉर्टेंट। डिटरमिन किसको करना है? फेयर वैल्यू किसकी, और नेट एसेट किसके होने चाहिए, और सब्सिडरी के नेट एसेट किस तारीख के। डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब जरा हम दोबारा वापस ऊपर वाले फ्लो पे आने लगे। जैन साहब मुझे एक बात बताइएगा, सी लिमिटेड में कितने परसेंट कंट्रोल पेरेंट का? 100%। क्या इसके अलावा कोई और वोटिंग राइट बचा है? नहीं बचा, बात ही खत्म हो गई। सारे का सारा ही ए लिमिटेड के पास है, जो कि क्या बन गई है? पेरेंट। बात खत्म। बट अगर मैं पूछूं बी लिमिटेड में ए लिमिटेड का या पेरेंट का कितना कंट्रोल है, बता सकते हैं? 80%। तो इसका क्या मतलब है? 80% कंट्रोल बी लिमिटेड को कौन कर रहा है? तो बाकी 20% क्या कंट्रोल कर रहा है? ए लिमिटेड। तो अगर मैं कहूं 20% बी लिमिटेड को ए कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ए के लिहाज से ये कौन सा राइट कहलाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको कौन कंट्रोल नहीं कर रहा है? ए कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? इसको बोलते हैं, एब्रीविएशन क्या है इसका? एनसीआई। क्या वर्ड है इसका? एनसीआई। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कितने परसेंट एक्वायर किया है? 80%। बाकी 20% का कंट्रोल बी का ए के पास नहीं है, तो वो क्या होगा ए के लिए? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? लिख लिया आप लोगों ने?
अच्छा बच्चे, अब ये इसमें ऐड कीजिएगा एंड एनसीआई, और हमें एनसीआई की भी हो सकता है फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ जाए। तो हमने दो बातें बोल दी, सब्सिडरी पूरी की पूरी पेरेंट के पास है तो बात खत्म, लेकिन अगर पार्टली ओन्ड है तो फिर हमें किसकी भी वर्किंग करनी पड़ सकती है। डिटरमिन द नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट एज वेल एज एनसीआई, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, अब यहां पर रुक के जरा एक इक्वेशन याद रखनी है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से। जैन साहब एक्टिव है ना? नहीं? जी उस्मान साहब, नेट एसेट्स की इक्वेशन देखिएगा। अगर हम देखें तो नेट एसेट की ओवरऑल इक्वेशन पहले मैं लिखता हूं। नेट एसेट्स, फरदीन साहब समझ आ रही है बात? एक्टिव है ना? चले जी। एसेट्स में से क्या चीज माइनस करेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा अब देखें, ये कैलकुलेशन करें तो आपको पता है ये नेट एसेट्स तो फिर किसके इक्वल हो गया? इक्विटी के इक्वल नहीं हो जाएगा? तो हमारे लिए कंसोलिडेशन में नेट एसेट का फॉर्मूला सिंपल यूज करना ज्यादा बेहतर है, सूदमंद है, आसानदेह है, बजाय इसके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करें। कॉम्प्लेक्स कैसे? सारे एसेट्स का पहले टोटल करें, फिर उसकी लायबिलिटीज का टोटल करें और माइनस कर दें, बजाय इसके कि इक्विटी ना ले ले पूरी। तो फिर हम क्या कंसोलिडेशन में नेट एसेट की कोई ये यूज नहीं करेंगे। हो सकती है यूज किसी सवाल में नहीं गिवन, तो आपके सर आपने क्रॉस लिखा था, मैंने तभी कैलकुलेट नहीं किया। नहीं, मैंने ये कहा ये सिंपल नहीं है। नॉर्मली हम पैटर्न ये फॉलो नहीं करेंगे। नॉर्मली हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे? हम इक्वेशन नेट एसेट की ये यूज करेंगे जो मैं लिखने लगा हूं जी। नेट एसेट की इक्वेशन क्या यूज करेंगे? हमने लिखना है शेयर कैपिटल। सबसे पहले कौन सी फिगर लिखनी है? शेयर कैपिटल, प्लस ऐड कर देना है शेयर प्रीमियम, प्लस प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आपने ये वर्ड नया सुन लिया, अब इसका मतलब इसकी डेफिनेशन भी अब हमें समझनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर बाद में ये इक्वेशन पूरी करेंगे। अब डेफिनेशन क्या है? प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, समझ आ जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग एब्रिविएशन यूज कर दिया मैंने। द बैलेंस ऑफ, क्या है जी डेफिनेशन? द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्या डेफिनेशन है? द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन date. The balance of retained earning at acquisition date of subsidiary, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग का बैलेंस एक्विजिशन डेट पे क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। इसी को हम कहा करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स भी बोला करेंगे। क्या वर्ड बोला करेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। डेफिनेशन क्लियर है? द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी। सब्सिडरी का एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस क्या कहलाएगा दिल साहब? प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग या प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। बात क्लियर हो गई? द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन या एट एक्विजिशन डेट ऑफ द सब्सिडरी, वो क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग। जी प्लस करेंगे, इसमें हमने ऐड कर देना। किसको ऐड कर देना बच्चे? इसमें हमने ऐड करना है अगर इसके अलावा कोई हमारी कोई भी
इसके अलावा रिजर्व्स हुए तो वो ऑल अदर रिजर्व्स प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक हो गया जी, ये फॉर्मूला क्लियर है। नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला हम कंसोलिडेशन में यूज करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग। इसके अलावा जैसे कैपिटल रिजर्व्स का बैलेंस हो सकता है, जनरल रिजर्व्स का बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा जितने भी रिजर्व्स होंगे ऑल अदर रिजर्व्स, और साथ हमने ऐड कर देना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो कह रहे होंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों हारिस साहब? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इस वजह से क्योंकि देखें स्टेप 3 का नाम क्या है? डिटरमिन द फेयर वैल्यू। हमने तमाम की बुक वैल्यू लिख ली, अगर फेयर वैल्यू का और बुक वैल्यू का फर्क आया तो वो किस हेड में जाके इंक्लूड करेंगे? वो हम ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो फिर ही हम डिटरमिन कर सकेंगे ना फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। ऐसा ही है ना? तो कोई मुश्किल बात तो नहीं बची, यहां तक सब बातें क्लियर हो गई। लास्ट फोर्थ वन स्टेप, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। स्टेप 4, जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर के प्रोपोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4, कैलकुलेट गुडविल। हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आज मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखने वाला हूं, लेकिन डिटेल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने लिखना होता है कंसीडरेशन, पेड, या इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें से लेस किया जाएगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं एस, एट एक्विजिशन डेट। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। ये बैलेंस क्या कहलाएगा? इसे हम बोलेंगे, अगर तो ये पॉजिटिव में है तो ये कहलाएगा गुडविल, बट अगर ये बैलेंस नेगेटिव में आ गया तो ये कहलाएगा बारगेन परचेज। क्या बोलेंगे इसे? बारगेन परचेज। पूरा फॉर्मेट लिख लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने सॉल्व भी कर देता हूं। साहब नींद आ रही है आपको? जी इधर तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज बच्चे पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया 1
जनवरी 2023 पे। एक्वायर करते हुए पेरेंट ने कॉस्ट पे की ₹100 मिलियन। नेट एसेट्स जो एक्वायर किए वो हैं ₹80 मिलियन। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल सा वे यूज कर रहा हूं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो मुझे बताइएगा सबसे पहले कॉस्ट कितनी पे की, 100 मिलियन की, ऐसा ही है रुपीस में इंफॉर्मेशन। इसमें से लेस कीजिएगा नेट एसेट्स, कितनी वैल्यू है बच्चे, 80 मिलियन। 20 मिलियन किसकी वैल्यू बन जाएगी, गुडविल की। बात समझ में आ गई कैसे, इधर तवज्जो से देखिएगा। देखिए पेरेंट ने टोटल कितने पैसे दिए, जबकि पेरेंट को सब्सिडरी से एसेट्स कितने मिल रहे हैं, 80 के। पेरेंट ने पैसे तो 100 दिए और उसके बदले में एसेट्स तो सिर्फ 80 रुपए के मिले। ये 20 रुपए जो ज्यादा दिए वो किस लिए दिए, अच्छे नाम के लिए दिए, जो मार्केट की रेपुटेशन थी उसके लिए पे किए। उसको हम क्या बोल देंगे, गुडविल। क्लियर हो गया जी बच्चे। अच्छा, अगर मैं इसे अकाउंट फॉर्म में लेके आऊं तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये अकाउंट किसका होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एब्रीवेशन इसको अगर लिखे तो इसे कहते हैं सीओसी का अकाउंट है। सीओसी के अकाउंट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, 100 मिलियन। और इस तरफ हमें लिखने हैं नेट एसेट्स जो पेरेंट ने सब्सिडरी से एक्वायर किए 80 मिलियन के। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस तरफ आएगी, वो होगी गुडविल की। और गुडविल कितनी की होगी बच्चे, 20 की। और ये फिगर हमारी कहलाएगी बैलेंसिंग फिगर। जी बात क्लियर हो गई जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, सब बातें समझ में आ गई। तो ये बच्चे सीओसी का अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। अगर बार्गेन परचेज आता तो ये इसकी डेबिट साइड पे बार्गेन परचेज आना, और क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्या बैलेंसिंग फिगर वो किसकी होगी बच्चे, गुडविल की हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई सवाल पूछना है यहां तक, उसकी भी एक एग्जांपल बच्चे डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वर्किंग आप लोग खुद से कीजिएगा। एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। एक कंपनी है पेरेंट, दूसरी कंपनी है सब्सिडरी। पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया यकम जनवरी 2023 पे। बच्चे कॉस्ट पे की ₹180 मिलियन। इसके बदले में शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी का है एक्विजिशन डेट पे
वो हम कह देते हैं ₹50 मिलियन। रिटेन अर्निंग का बैलेंस ₹70 मिलियन। और इसके अलावा बाकी जो अदर रिजर्व्स, इसके अलावा कोई और रिजर्व की अगर हम रिजर्व है ही नहीं जी, चलें जी, हम कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट कीजिएगा गुडविल, मुझे बताएं आंसर। कितनी अमाउंट बन रही है गुडविल की जी? 60। बिल्कुल ठीक हो गया। गुडविल की अमाउंट कितनी है? 60। इसको मैं ये सीओसी के अकाउंट से ही कैलकुलेट करके आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं। सीओसी सबसे पहले बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइएगा बच्चे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर 180। शाबाश। शेयर कैपिटल की फिगर कितनी है बच्चे? 50 मिलियन। पूरे का पूरा लिख लिया क्योंकि हमने पार्शियली ओन के भी एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहे, होली ओन की एग्जांपल डिस्कस कर रहे। उसके बाद बच्चे मैंने डिस्कस किया रिटेन्ड अर्निंग, जिसे हम प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी बोलते हैं। वो कितनी फिगर है? 70। और रिमेनिंग फिगर किसकी होगी बच्चे? गुडविल की। ये आपकी क्या बन जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। क्या बन जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। टोटल बता दीजिएगा कितनी अमाउंट जी? कितनी अमाउंट हो गई? 60। यहां पे अगर टोटल करेंगे तो ये 180 और ये भी 180। कोई दिक्कत तो नहीं है गुडविल की कैलकुलेशन में? आसानी से हो सकेगी? चलो जी, अब जरा एक हम डिस्कशन कर ही रहे हैं गुडविल से रिलेटेड, तो गुडविल से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हुए एक बात और डिस्कस करते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के दो तरीकेकार हैं। जिसे हम मेथड कहते हैं। एक मेथड कहलाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोपोर्शनेट मेथड। इसे हम पार्शियल गुडविल मेथड भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं इसे, या इसे पार्शियल गुडविल मेथड भी बोला जाता है। सेकेंड वन मेथड कहलाता है फेयर वैल्यू मेथड। सेकेंड वन मेथड को क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू मेथड, या इसे कहते हैं फुल गुडविल मेथड। इसमें गुडविल कैलकुलेट होगी किसकी और इसमें किसकी? देखिए, प्रोपोर्शनेट मेथड में सिर्फ ग्रुप की गुडविल कैलकुलेट होती है। अगर फुल गुडविल मेथड हो तो उसमें ना सिर्फ ग्रुप की गुडविल कैलकुलेट होती है बल्कि एनसीआई की भी गुडविल कैलकुलेट होती है। दोनों की गुडविल कैलकुलेट होगी। किसकी किसकी कैलकुलेट होगी? ग्रुप की भी और एनसीआई की। जबकि प्रोपोर्शनेट मेथड में सिर्फ किसकी कैलकुलेट करनी है? ग्रुप की गुडविल कैलकुलेट करनी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। थ्योरी पे साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट थ्योरी पे टाइम स्पेंड किया करें। बट न्यूमेरिकल की तरफ आने के लिए आज मुझे थोड़ा सा प्लान आपके साथ शेयर करना होगा, फिर ताकि हम कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। हम स्टार्ट करने वाले IFRS 10 हाउ टू कंसोलिडेट, उसके स्टेप्स बनाऊंगा और वन बाय वन उन स्टेप्स को सॉल्व करते जाएंगे। वेरी नेक्स्ट डे
जब हम अच्छी तरह से उन स्टेप्स को समझ जाएंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, देन फिर हम एक एक एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे कंसोलिडेशन की, और एक एक एडजस्टमेंट को समझ के उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं प्लान आपके सामने। कंसोलिडेशन, आपको पता है कंसोलिडेशन में दो स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा ही है। कंसोलिडेशन में दो स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड वन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दो स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एग्जामिनर एसओएफपी अगली अटेम्प्ट में नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है एसओसी आएगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अब आप पूछेंगे कि लास्ट अटेम्प्ट में क्या पूछा उसने, जैसे अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट गुजरी है उसमें उसने पूछी एसओसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी पूछी है। लेकिन उससे प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें, एसओसीआई पूछी थी। अब ये जरूरी नहीं है अगली अटेम्प्ट में वो एसओसीआई पूछेगा, माइट बी पॉसिबल वो दोनों स्टेटमेंट पूछ ले, और वो भी 2 दफा सवाल आ चुका हुआ है पेपर में। हमें तैयारी अच्छे तरीके से करनी, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एसओएफपी की प्रैक्टिस, देन हम करेंगे एसओसीआई की प्रैक्टिस। ठीक हो गया? तो ये प्लान भी हमारा शेयर हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं IFRS 10 कंसोलिडेशन में हाउ टू कंसोलिडेट। कल भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। टॉपिक काफी बड़ा है, ये भी तो आपका शुरू हुआ है। शाहिद साहब की बातें कल आपने सुनी नहीं, क्या कह रहे थे कि ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि टॉपिक खत्म हो जाएगा, अभी टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, अभी तो टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक का आगाज इसकी प्रैक्टिस से शुरू होगा, और खास तौर पे जब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इसकी। तो सिलेबस काफी ज्यादा है इसका। जी उस्मान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? चलें जी, मैं रमजान का खास ख्याल रख रहा हूं, तभी मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, बस पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, इसी वजह से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े कीमती अय्याम है ये वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ आवर थे। पहले स्टेप में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव रखा तो कहा आमीन, दूसरे स्टेप पे फिर भी कहा आमीन, तीसरे स्टेप पे भी कहा आमीन। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामूल नहीं है, आप इस तरह से आमीन नहीं कहा करते थे, आज आपने गैर मामूली तरीके से आमीन कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ बल्कि बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। पहला, अगर किसी की जिंदगी में उसके बूढ़े वालिदैन हों और वो खिदमत करके अल्लाह से जन्नत ना हासिल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तबाह बर्बाद करे, तो मैंने कहा आमीन। दूसरे नंबर पे कहा, अगर मेरा नाम लिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारा जाए और दुरूद ना पड़े, तब भी मैंने कहा आमीन। और तीसरा, अगर किसी की जिंदगी में रमजान आए और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी ना तलब करे, जहन्नम से अपने आप को आजादी ना दिलवाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तबाह बर्बाद करे।
तो अब ये देख लें, हमारे लिए सीधी सीधी बद्दुआ होगी फिर अगर हम इन अयाम के अंदर अपने लिए काविश ना कर पाए। सिर्फ रोजा इस चीज का नाम नहीं है कि अपनी जुबान को या वो खाना पीना नहीं है, खाने पीने से रुके रहना नहीं। देखो खाना पीना क्या है, हलाल। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ने हर चीज आपके लिए बनाई है, खाएं पिए, ये हलाल चीज है। हलाल से रोक के कहा, तुम देखो मेरे कहने पे हलाल से रुक गए हो ना, अलहदगी में भी चले जाते हो तब भी नहीं खाते हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, हलाल से बाज आए हो ना, हराम से क्यों नहीं आ जाते हो बस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सबक सिखा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं हमारे अंदर तकवा। तकवा इसी चीज का नाम है, किसी की मौजूदगी नहीं है, कोई नहीं देख रहा और हम गुनाह से बाज आए हुए, इसी का नाम तकवा। हर टाइम डर रहे हमारा रब हमें देख। वुजू कर रहे, वुजू करते हुए डर रहे कहीं हलक से नीचे पानी ना चला जाए, बार बार अपनी जुबान से या ऐसे थूक रहे कहीं पानी के कोई जर्रात अंदर ना चले। ये तकवा नहीं है तो और क्या है। बाकी मामूल, बाकी गुनाह के केस में नहीं बच सकते, आम हालात में नहीं बच सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तभी कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अय्याम मादूदा, गिनती के चंद दिन, 30 दिन, 14 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। आज 15वां रोजा, ये भी गुजर जाएगा। और ऐसे करते करते सारा रमजान गुजर गया। अभी हम सोच रहे थे रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, और अब 15 निस्फ रमजान गुजर चुका और हम देखें हमारी रूटीन टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल चेंज, हमारी वही हालत, वही रूटीन। तो हमें अपने आप को बदलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी तौफीक दे। आप तो माशाल्लाह गुनाहों से काफी बचे हुए, अल्लाह ताला और बचा के रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र का ये खास हिस्सा जो जवानी का हिस्सा है, अल्लाह उसको बेदाग बनाए इंशाअल्लाह। क्या खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब करे। एक सहाबी है ना, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुआ मांगो, या मांगो क्या मांगते हो, जन्नत में आपका साथ चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर ज्यादा नमाजों में मेरा साथ दो, ज्यादा से ज्यादा कसरत से नवाफिल पढ़ो। तो ये चीजें मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी अल्लाह ताला पैदा करे। अल्लाह ताला हमें वैसा बना डाले जैसा अल्लाह को पसंद है। हम दिखने के मुसलमान बनना चाहते हैं, हम नेक कहलवाना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते, बस लोग के हैं। और हमारे सामने अगर किसी और के बारे में कहा जाए तो वो बड़ा नेक इंसान है, गुस्सा आ जाता है, मैं कम हूं, मैं नेक नहीं हूं। हमारे घर वाले किसी और के बच्चे के बारे में तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं हाँ अपने बच्चे को कोई परवाह ही कोई नहीं है। जी अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत दे। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हाउ टू कंसोलिडेट, SOFP का हिस्सा जिक्र करूंगा। सिर्फ एक काम करते हैं छोटा सा, आज मैं सिर्फ वर्किंग बता देता हूं, 5 वर्किंग किया करनी है। कल पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इंशाल्लाह, और कुछ होमवर्क में, फिर कल से होमवर्क भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बड़े शरीफुन नफ्स लोग हैं जी आप लोग। अच्छा जी, सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 हमारी हुआ करेगी ग्रुप स्ट्रक्चर की। ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले नाम लिखना है सब्सिडरी का। हमने बताना है कि पेरेंट ने सब्सिडरी में कितने % इन्वेस्टमेंट की, स्ट्रक्चर है ना। दूसरी बात बतानी है
आपके सब्सिडरी में कितने परसेंट हिस्सा एनसीआई का है? उसके बाद हमने यहां पे एक्विजिशन डेट ढूंढ के लिख लेनी है, रिपोर्टिंग डेट ढूंढ के, ये जरूरी नहीं है लिखना सारी बातें लिखना, लेकिन मैं बताऊंगा समटाइम हमारी हेल्प करेगी। और इसका पीरियड कितना बन रहा है, एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक कितनी मुद्दत बन रही है। अब ये दो बातें आप ना भी लिखें, आप सिर्फ पीरियड लिख लें, काफी है आपके लिए, क्योंकि टाइम बचाना है। बट शुरू में लाजमी लिखिएगा ताकि गलती से बच जाएंगे। एक दफा समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद बड़ी आराम से आप तसल्ली से काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट का मतलब है जिस दिन हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, जिस दिन की बना रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस दिन बना रहे उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट, और जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडियरी को एक्वायर किया एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक का दुरानिया मुद्दत वो कहलाएगी रिपोर्टिंग पीरियड कहलाएगा। एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं। लेट्स सपोज एक्विजिशन डेट अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2023 है, रिपोर्टिंग डेट में बोल देता हूं, रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 23। आप मुझे बता सकते हैं रिपोर्टिंग पीरियड कितना है, कितने माह की मुद्दत है? 9 मंथ्स की मुद्दत है। ये बात क्लियर होगी जी बच्चे। इस अगर दुरानिया 1 साल से कम का हो, इसे कहते हैं मिड ईयर एक्विजिशन। अगर दुरानिया 1 साल से कम का हो, मैं ये लिखवा भी दूंगा बाद में इंशाल्लाह। अगर दुरानिया साल भर से कम का हो तो क्या बोलेंगे? मिड ईयर एक्विजिशन बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? हसन साहब समझ आइए, अरसल साहब एक्टिव है ना? अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 भी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट बनाना है हमें। यहां पे जो भी हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे थे वो वाला अकाउंट बनाना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले हमें यहां पे लिखनी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर, शेयर कैपिटल। अब जितना हिस्सा पेरेंट का होगा, पेरेंट की परसेंटेज के मुताबिक यहां पे आएगा। शेयर प्रीमियम, उसका भी वही, जितना पेरेंट का हिस्सा है सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है इसके अंदर, सारा नहीं आ सकता। इसी तरह से प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस, वो भी जितना पेरेंट का हिस्सा है। उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये भी प्रोपोर्शनेट। बैलेंसिंग फिगर अगर इस तरफ आई तो गुडविल की फिगर होगी, ये गुडविल की बैलेंसिंग फिगर है। और अगर इस तरफ होगी तो बार्गेन परचेज की फिगर है। ये सीओसी का अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, जितनी अभी फिल वक्त सिंपल फॉर्म में मैं लिख सकता था मैंने लिख दी। इसके बाद वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 होगी एनसीआई की वर्किंग, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, अब अगेन शेयर कैपिटल पहले हमने लिखा पेरेंट के लिए, अब हम यहां पे शेयर कैपिटल एनसीआई की परसेंटेज से लिखेंगे। जितने परसेंट पेरेंट कंट्रोल नहीं कर रहा बाकी मानदा यहां पे आ जाएगा।
उसी तरह से शेयर प्रीमियम, बाकी मानदार जितना पेरेंट कंट्रोल नहीं कर रहा वो यहां पे अगेन प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस वो भी वही वाला, और सबसे एंड पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद एडिशनल एक और बात आएगी, वो हम लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस। अगर इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट हुई तो वो यहां पे भी आ सकती है, एडजस्टमेंट यहां पे भी लिखी जा सकती है। अब कैसे होंगी ये एडजस्टमेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा, अभी नहीं मैं जिक्र कर सकता। तो जी ये टोटल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल होगा और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, कैरिड डाउन बैलेंस होगा और ये हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। इसका एब्रीविएशन हम यूज करते हैं एनसीआई। बहुत डिटेल में डिस्कशन इसकी कल से शुरू हो जाएगी। इसके बाद वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 होगी हमारी रिजर्व्स की वर्किंग। इसका फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा आज, कल से बात शुरू करें। ठीक हो गया। और सबसे लास्ट पे वर्किंग नंबर 5 ग्रुप या इसको कंसोलिडेटेड भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ग्रुप या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके लिए एब्रीविएशन यूज होता है, या इसको कहते हैं सीआरई या बोलते हैं जीआरई, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड। इसके लिए सिंपल फॉर्मेट में बना देता हूं, बाकी डिटेल डिस्कशन तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे क्वेश्चन है सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले यहां पे हमने लिखनी है पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, इसमें ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस। अगर कोई एडजस्टमेंट इसके अलावा हुई तो वो यहां पे लिखी जाएगी, कुछ एडजस्टमेंट्स यहां पे भी आ सकती हैं। इसका टोटल कीजिएगा और ये भी टोटल होगा, और ये हमारा होगा कैरिड डाउन बैलेंस, और ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, पीज रिटेन्ड अर्निंग मतलब पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग। एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं वर्किंग में, फेस पे नहीं यूज करना, ये आपको पता होगा पहले भी। और कल से मैं जब इसकी प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा, कल मैंने आते ही कोशिश करनी है सिंपल से न्यूमेरिकल से अपनी बात का आगाज करूं, लेकिन उससे पहले 2 उसूल सिर्फ लिखवाऊंगा। वो 2 मिनट के होंगे या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कल सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह, और होमवर्क में भी दूंगा, ताकि हम लोग एक्टिवली इस कॉन्सेप्ट को, कंसोलिडेशन को अच्छे तरीके से हल कर सके। ठीक हो गया जी बच्चे? जी आज इतना ही इत्तेफा करना है जी। चलें जी, आप लोगों की बात हमने मान ली। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।